हेलो एवरीबॉडी, आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये केमिस्ट्री अगर आपको पता होगा उसके अंदर भी आते हैं हमारे, और साथ में यहाँ हमारे फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स में भी आता है। ओके, तो ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है अच्छा टॉपिक है, बट इसमें समझाने में आधे टीचर्स को थोड़ी गड़बड़ हो जाती है और ज़्यादातर बच्चे समझ नहीं पाते। तो अच्छे तरीके से समझते होता क्या है, तो पहले लिख देंगे ये डिग्री ऑफ फ्रीडम रिप्रेजेंट क्या करता है। ठीक है ना, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम बताता है कि हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है ये हमें एक वैल्यू होता है जो हमें बताता है कि number of motions shown by a molecule याद रखना, मैंने यहाँ पर मोल्स का जिक्र नहीं किया, मैंने क्या बताया, एक मॉलिक्यूल। फिर आगे आपको दिक्कत आती है, फॉर्मूला जब हम डिराइव करते हैं वहाँ पर हम पहले मॉलिक्यूल के लिए लिखते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज है, सर ये मॉलिक्यूल से मोल में कहाँ से बन गया। तो ये याद रखना, ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है इनिशियली हम किसके लिए रिप्रेजेंट करें बताते, पर मॉलिक्यूल कितना होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके जी सर, ओके ये समझ आ गया सर। अब आगे बता सकता हूँ, ये जो मोशंस जिनके मैंने जिक्र यहाँ पर किया आपके लिए कि नंबर ऑफ मोशन शोन बाय एक मॉलिक्यूल कितने नंबर ऑफ मोशन शो कर, मतलब एक मॉलिक्यूल होगा कहीं पर वो वाइब्रेट भी कर रहा होगा, या तो वो ट्रांसलेटली आगे भी बढ़ रहा होगा, या फिर हम बता सकते हैं या फिर वो रोटेट अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द घूम रहा होगा। सो व्हाट आर दीज मोशन? दीज मोशंस कैन बी ट्रांसलेशनल, motions can be vibrational, or we can say these motions can be rotational. ओके जी सर। सो ये तो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला तो ये मोशंस बताता है एक मॉलिक्यूल ने कितने शो हुए कर रहा है, और सेकंड हम बताते हैं ये जो मोशंस है ये हमारे पास ट्रांसलेशन, रोटेशनल या फिर वाइब्रेशनल हो सकते हैं। ओके सर जी, यस सर, ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा। अब मैं बता रहा हूँ, अगर मैं एन को ले रहा हूँ, एन कैपिटल एन की बात कर रहा हूँ, एन बता रहा हूँ, ये मेरे पास है नंबर ऑफ, ये मुझे है नंबर ऑफ एटम्स किसके अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। ओके, सो एक मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके बराबर होता है, 3n के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 3n। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, कोई भी मॉलिक्यूल किसके बराबर होता है, 3n के बराबर होता है। क्या होता है, 3n के बराबर। अभी आगे पूछेंगे जहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि सर आधी जगह तो हमने देखा 3t+2 और वगैरह वगैरह, देखें वहीं पूछेंगे। ठीक है, पहले ये जनरल पॉइंट है कि हर किसी मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू 3n के बराबर होता है। समझ गए, यस। अब ये 3n जो है इनमें से एक शायद ट्रांसलेशन भी हो सकता है, एक रोटेशनल भी हो सकता है, या फिर एक वाइब्रेशनल भी हो सकता है, या तीनों के तीनों ट्रांसलेशन, तीनों की तीनों रोटेशनल, तीनों की तीनों वाइब्रेशनल मोशंस हो सकते हैं। ओके, अब जो हमारा ये वाइब्रेशनल मोशन है इसमें क्या हम बताते हैं, ये जो वाइब्रेशनल मोशन है खुद ही सोचिए कब एग्जिस्ट करना चाहिए। आपने सुना होगा, हमारे जब गैस पार्टिकल्स को जब हम ज़्यादा हीट देते हैं, टेम्परेचर राइज करते हैं, तो अपने एक्सिस के मतलब अपनी जगह पे वो एक वाइब्रेट करते हैं जिससे वो एनर्जी का ट्रांसफ़र करवाते हैं। मतलब अपनी जगह पे होंगे तो अपनी जगह पे वो इस तरह कुछ वाइब्रेट करेंगे। अगर वो अपनी जगह पे इस तरह हम बताते हैं वाइब्रेट करेंगे तो एग्जिस्ट कौन सा मोशन करेंगे, तब सर तब वो वाइब्रेशनल मोशन एग्जिस्ट कर रहे होंगे। सो ये जो वाइब्रेशनल मोशन है हम क्या देखते हैं, ये कब एग्जिस्ट कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है जब हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। एट हायर टेम्परेचर पे हमारा वाइब्रेशनल मोशन जो है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम या फिर वाइब्रेशनल मोशन जो एग्जिस्ट करता है। ओके, ओनली एट हाई टेम्परेचर, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम लेते हैं 3 केसेस, मतलब 3 या 4 केसेस लेते हैं जिसके अंदर अलग अलग टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का हम जिक्र करेंगे। पहला होगा मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस में हम ऐसा मॉलिक्यूल या एटम बता सकते हो उसको, क्योंकि वो एक ही होता है, एक ही एटम उस मॉलिक्यूल के अंदर, इसलिए उसको मोनो एटॉमिक गैस बोला जाता है। जैसे हमारे पास हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, एटस्ट्रा हम बता सकते हैं। ये सारे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है किसके, मोनो एटॉमिक गैस के, जिनका अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे हमें पता है 3n के बराबर होता है जनरली। तो n यहाँ पर क्या है सर, n यहाँ पर एक ही एटम है प्रेजेंट, एक हीलियम के अंदर, तो होगा 3 सो मैं पर मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे उसके पास, 3। और ये आपको याद रखना, जो हमारे पास मोनो एटॉमिक गैस होते हैं ये ओनली तीनों के तीनों जो हमें निकले, दीज आर ऑल ट्रांसलेशनल मोशन। ये क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन। ये सारे के सारे ट्रांसलेशन है, ऑल आर ट्रांसलेशन। अब मैं सेकंड मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, मैं मोनो एटॉमिक तो आपको समझ आया। अब सेकंड मॉलिक्यूल यह हो सकते हैं हमारे पास कोई मॉलिक्यूल हो डायटॉमिक। डायटॉमिक मतलब 2 एटम्स में एग्जिस्ट कर सकता है
कोई डायटमिक गैस हो सकता है, या फिर हो सकता है लीनियर ट्राई एटमिक। इसको अच्छे से समझना, ठीक है। लीनियर ट्राई एटमिक का मतलब क्या है? एटमिक सर, लीनियर ट्राई एटमिक सर जिसके अंदर 3 एटम्स होंगे। यस सर, पोप तो होता है, हमें 3 एटम्स हो सकते हैं। चलिए मैं अगर सपोज एग्जाम्पल बताऊँ, मुझे H2O और CO2 में, इन दोनों में लीनियर ट्राई एटमिक गैस कौन सा होगा? सर ट्राई एटमिक तो दोनों है, लेकिन मसला यहाँ पर इस लीनियर का है। सर ये जो मुझे लीनियर लग रहा है, सर ये भी लीनियर लग रहा है, क्यों? मुझे लगता है ये ऐसे होगा सर, H और ये कुछ ऐसे होगा। ओह ओह सर, ये कुछ ऐसे होगा। सर दोनों जो लीनियर लग रहे हैं, नहीं बेटा, दिस इज रॉन्ग। तो एक्चुअली हो क्या रहा है समझे, इसके अंदर अगर हम देखेंगे कोई भी लोन पेयर नहीं है हमारे पास। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को आप इजीली बता सकते हो कौन सा लीनियर है, कौन सा नॉन लीनियर है। ओके, क्योंकि आधे बच्चे आगे पढ़ते हैं, पहले थर्मोडायनिक्स पढ़ते हैं, फिर केमिकल बॉन्डिंग, या पहले आधे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं, फिर थर्मोडायनिक्स, ठीक है। तो समझते एक्चुअली यहाँ पर चल के रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड तो इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन के साथ ही डबल बॉन्ड बना रहे होंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते लीनियर शेप बन रहा है, कोई लोन पेयर है ही नहीं जो उसके शेप को थोड़ा डिवेट करता नहीं है। तो देयरफॉर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एक लीनियर ट्राइएटमिक गैस आ रहा है। याद रखना, अगर आपको 3 एटम्स दिख रहे हैं, लेकिन वो 3 एटम्स के बीच में जो सेंट्रल एटम है उसके ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं प्रेजेंट, तो आपको लेना है कि सर दैट इज लीनियर ट्राइएटम। अब H2 की बात करेंगे, ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन की बात करें सर, इसके पास 6 एटम्स, 6 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस होते हैं। सो एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, तो 2 हमारे पास जो सर 2 हमारे पास जो लोन पेयर है, उनकी वजह से यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, और साथ में लोन पेयर रिपल्शन की वजह से, और यहाँ पर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से कुछ ऐसा डेविएशन आएगा। अगर मैं इसकी शेप की बात करूँ, शेप में क्या है बेटा जी, हम शेप में ये जो लोन पेयर्स होते हैं उनको कंसिडर नहीं करता, तो देयरफॉर इसका जो शेप आता है दैट इज बेंट शेप्ड। क्या है इसका शेप? दैट इज बेंट थोड़ा है, नीचे की तरफ बेंट है। तो एक्चुअली इसका हम शेप ऐसे कुछ बताते हैं। हाइड्रोजन आपने देखा भी होगा, जब भी आप कहीं पर पढ़ते होंगे, जब भी आपके टीचर्स ड्रॉ करते होंगे बोर्ड पे, तो ऐसा कुछ H2O को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। आप सोचते होंगे सर ऐसा क्यों नहीं ड्रॉ किया, तो अब समझ आए, तो इसलिए लीनियर नहीं है। सो दिस इज दिस इज नॉट लीनियर। ओके, तो अब इस चीज़ को हम इरेज करते हैं। अब लिखते हैं हम अपने इस चीज़ को। अगर मैं अब यहाँ पर डाई एटमिक गैस की बात करूं, तो डाई एटमिक गैस के अंदर हमारे पास H2 गैस आ गया, सर O2 गैस आ गया, सर N2 गैस आ गया, सर ऐसे ही बहुत सारे ऐसी डाई एटमिक गैस आएंगे जो 2 एटम से मिलकर बने होंगे। लीनियर ट्राइएटम का एग्जाम्पल हम अभी ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अभी आप आगे और एग्जाम्पल्स भी पढ़ोगे, ठीक है। अभी हम ले रहे हैं एग्जाम्पल CO2 है। अब इन जो डायटम या फिर लीनियर ट्राइएटम गैस है, इनका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है बेटा जी, इनका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है कितना होगा? 3। ये जो था 3 यानी ये किस लिए था? हमारे मोनोएटम केस लिए जनरली, ठीक है। वहीं अगर मैं डायटम गैस की बात करूँ, जो डायटम या फिर लीनियर ट्राइएटम गैस है, इनके लिए हम क्या बताते हैं सर? इनके लिए 3 ट्रांसलेशन होते हैं और 2 रोटेशन, और हर किसी डायटमिक हो या ट्राइटमिक, लीनियर ट्राइटमिक के लिए ये टोटल कितना आता है? 5 इनका क्या होता है टोटल हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ओके जी सर। अब अगर मैं बात करूँ, 5 होते हैं टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम किनके लिए सर? डायटमिक गैस या ट्राइएटमिक, लीनियर ट्राइएटमिक के लिए। ओके, अब इनके अंदर वाइब्रेशनल भी एग्जिस्ट करता है। जो इनके अंदर वाइब्रेशनल होता है वो बराबर होता है किसके? 3n-5। यहाँ पर n क्या होता है सर? n होता है नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है मॉलिक्यूल के अंदर। एग्जांपल लेते हैं CO2 का। अगर CO2 की बात करूँ सर, इसके अंदर 3 ट्रांसलेशन और 2 रोटेशनल। कैलकुलेट करना पड़ेगा वाइब्रेशन, कैसे कैलकुलेट करेंगे वही हम देख लेते हैं। ओके, सो वाइब्रेशन होगा CO2 इज इक्वल टू 3 एटम्स है टोटल इसके अंदर, सो 3 तो हो जाएगा 9 - 5 इज इक्वल टू 4 वाइब्रेशन, मतलब 4 वाइब्रेशन के अंदर एग्जिस्ट करेंगे हाई टेम्परेचर के ऊपर। तो यहाँ पर बता सकते हैं 4 वाइब्रेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। सो दीज आर द ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। सारे के सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम्स है जो किसके ऊपर एग्जिस्ट करते हैं सर? CO2 के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। ओके सर जी, यस। अब अगर मैं बात करूँ किसकी, हमने 2 देख लिया। अगर मैं थर्ड केस की बात करूँ, दैट इज ट्राई एटमिक नॉन लीनियर या फिर पॉलीएटमिक। अभी मैंने आपको बताया ये जो हमारा ट्राई एटमिक है, दोनों ट्राई एटमिक है, लेकिन नॉन लीनियर कौन सा होगा? H2 और O2 में, दैट इज इसका एग्जांपल H2 है। क्यों वो नॉन लीनियर? क्योंकि उसका शेप जो है बेंट शेप, ये क्या है? बेंट शेप। किसकी वजह से? ड्यू टू लोन पेयर।
किसकी से, लोन पेयर की वजह से, लोन पेयर प्रेजेंट होता है। सो पॉली एटमिक अगर मैं गैस की एग्जांपल्स की बात करूं तो उसके एग्जांपल हमारे पास आता है सर, हम बता सकते हैं CH4। ओके, इसके अंदर और एक एग्जांपल आप ले सकते हैं SO2। SO2 में भी आप देखोगे सल्फर के ऊपर 6 होते हैं, ठीक है। ऐसे सल्फर के ऊपर 1 2 3 4 5 6, तो 2 बनाता है इस तरह ऑक्सीजन के साथ, लेकिन ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, तो कुछ ऐसा शेप बनता है, ठीक है। ऐसा इसका एक बैंड शेप ही बनता है। सो ऐसे ट्राइएटमिक या फिर पॉलीएटमिक गैस के लिए जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, सर डिग्री ऑफ फ्रीडम रहता है 6, जिसमें 3 ट्रांसलेशन होते हैं। सर 3 ट्रांसलेशन होते हैं और 3 रोटेशनल रहते हैं। ओके, वहीं अगर मैं बात करूँ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा वो किसके बराबर है सर, 3n-6 के बराबर है। मतलब टोटल 3n जो होंगे उनमें से -6 करेंगे। क्या करेंगे, उनमें से -6 करेंगे। ओके, तो टोटल 3n कितने आ रहे, 3 है, -9, तो 9 में से -6 करेंगे तो बचे, सॉरी 5 है, मैं क्या 3 कर रहा हूँ, 5 है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं, CH4 की। हम CH4 की बात कर रहे थे, मैं एग्जाम्पल ले रहा था CH4 की, ठीक है। तो 3 4 5 मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब ऐसे अभी 3n नहीं रखते। देखिए एक और चीज़ में समझा, अभी एग्जाम्पल को देखेंगे एक बार, दोनों एग्जाम्पल को देखेंगे। एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, देखिए ये जो 3n मैंने जो जनरल केस पहले ही बताया था ना, समझते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर 3 है, 3 आ रहा है, तो उसमें तीनों की तीनों यहाँ पर ट्रांसलेशन है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब मैं 3 × n कर रहा हूँ, ये 3n मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं CO2 की बात करूँगा तो 3n कितना आएगा, एक बार समझते हैं। 3 × n कितने हैं, 3, 3 3 9 -5 क्या आ रहा है सर, 3 3 × 9 3 नहीं सॉरी 3 आ रहा है, तो 3 × 3 3 3 हो गया 9, क्या आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं। अब इन 9 में से ये जनरल केस था 3n, एक बार मैं समझाना चाहता हूँ, मतलब आपको मत होगा थोड़ा एंड पे। 3n है टोटल, तो 3n मेरे पास कितना निकला सर, 3n मेरे पास 9 निकला। अब ये 9 जो हो गए, इसके अंदर वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशन, रोटेशनल सारे के सारे इस 9 में आएंगे। अब इन 9 में हमने बताया कि जो 3 होंगे वो क्या होंगे, 3 ट्रांसलेशन होंगे और 3 रोटेशनल होंगे। तो हो गए 6, तो हो गए 3 ट्रांसलेशन और 2 रोटेशनल, हो गए 5, तो हो गया खत्म हमारे पास। इसलिए हम बताते इस फॉर्मूला के अंदर 3n-5 क्यों, 3n है टोटल, टोटल मेरे पास 3n 9 है, इनमें से -5 करूंगा तो मेरे पास जो बचा होंगे दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी रोटेशनल। इसका मतलब रोटेशनल मुझे कितना आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 5 7, इसलिए हमारे पास 9 आ गए, ठीक है। इसी को समझते हो इस एग्जाम्पल की मदद से हम डिराइव कर सकते हैं। कैसे, सपोज मैं CH4 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जो CH4 है इसके अंदर 5 एटम्स हैं, 5 एटम्स है, तो इसके अंदर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, 3 होगा, 3 × 5 दिए हो गए 15, 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होंगे। तो इन 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम में से हमारे पास 3 ट्रांसलेशन होंगी और 3 रोटेशनल होंगे। अगर 3 ट्रांसलेशन है, 3 रोटेशनल है, तो टोटल 15 है, तो 15 में से -6 करूंगा मैं, तो कितना आएगा, तो बचेगा 15 में से 6 बचेगा 9, ठीक है। मतलब 9 क्या होंगे, वाइब्रेशनल होंगे। सो ये भी हम बता सकते हैं, इस तब भी हम इस चीज़ को याद रख, अगर आपको वो चीज़ नहीं याद रखना, बस इतना याद रखो, 5 निकलता है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3n से निकलता है, उसमें से माइनस हम कौन सा डिग्री ऑफ फ्रीडम करते हैं सर, जो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन और रोटेशनल्स होते हैं वो होता है 3d + 3r, मतलब 6 टोटल होते हैं। 6 मैंने माइनस कर दिया इधर से, तो हमारे पास वो ऐसे डिग्री ऑफ फ्रीडम आए जो एक्चुअली वाइब्रेशन है। तो 3n क्या देता है, एक बार मैं कन्फर्म, सर 3n हमें देता है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसके अंदर ट्रांसलेशन कॉमा वाइब्रेशन कॉमा रोटेशनल आते हैं, तीनों के तीनों आते हैं, ठीक है। सो मुझे लगा अचानक मुझे स्ट्राइक हुआ, मतलब आपको मत यहाँ पर दिक्कत आएगा सर मैंने क्यों यहाँ पर 3d + 2r लिख दिया सर, 3n का मैंने जिक्र ही नहीं किया। तो 3n यहाँ पर 3 क्यों, इसके लिए इसके अंदर मैंने सारी की सारी ट्रांसलेशन बताई, हमने चेक किया मोनोटॉमिक गैस के लिए, इसके अंदर 3 निकलते हैं टोटल, लेकिन तीनों के तीनों सारे के सारे ट्रांसलेशन होते हैं। इसके अंदर जो 3n निकलता है उस 3n में से 3d + 2r, जो 3 ट्रांसलेशन 2 रोटेशनल होता है, और उन 3n में से अगर माइनस इन 5 को टोटल करेंगे, इन रोटेशनल माइनस ट्रांसलेशन को, तो हमें वो निकलते हैं, दैट इज़ वाइब्रेशनल। ओके, समझ गए, मुझे लगता है क्रिस्टल क्लियर आपको होगा सारा का सारा चीज़। आप H2O का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं निकालने के लिए, ये चीज़ कितनी ट्रांसलेशन हो, कुछ उसमें दिखा, H2O में 3 लेने एटम्स, तो ईजिली आपको निकल जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं एक लॉ के बारे में, तो उस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। क्या बताते हैं, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन हम क्या बताते हैं, समझते हैं एक बार इस लॉ को, बड़े अच्छे तरीके से समझना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन में हम क्या बताते हैं, हर किसी डिग्री ऑफ फ्रीडम में विथ एज डिग्री ऑफ फ्रीडम, विथ एज डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो एनर्जी एसोसिएटेड होता है, द एनर्जी
the energy associated with each degree of freedom, the energy associated with each molecule is equal to 1/2 of kT। मतलब ये जो हाफ ऑफ के टी है ये हर किसी डिग्री ऑफ फ्रीडम के का एनर्जी है जो एसोसिएट होगा एक मॉलिक्यूल के अंदर। लेकिन ये क्या है, दिस इज़ फॉर पर मॉलिक्यूल, याद रहे कि हर किसी मॉलिक्यूल के अंदर, पर मॉलिक्यूल के अंदर, ओके, पर मॉलिक्यूल के अंदर, ओके। तो हर किसी डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर मैं बात करूँ, हर कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी होंगे, हर कोई एसोसिएट कर रहा होगा 1/2 के टी, इतना एनर्जी एसोसिएट कर रहा होगा। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना कर रहा होगा, 1/2 के टी, लेकिन पर मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, ओके। या फिर हम इस डिग्री ऑफ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी हम बताते हैं, इट इज़ द इंटरनल एनर्जी, इट इज़ द इंटरनल एनर्जी, इट इज़ द इंटरनल एनर्जी जिसको हम यू बताते हैं, इट इज़ द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैसियस सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैसियस सिस्टम, जो नेट इंटरनल एनर्जी गैसियस सिस्टम का होता है, इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। या फिर ये क्या बताता है कि हर किसी डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है वो किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू 1/kT। क्या बताना चाहता हूँ, देन इट्स इस डेफिनेशन को हम और क्या बोलते हैं, इट द नेट, सो द नेट इंटरनल, ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, internal energy of a gaseous system is equally distributed, among all its degree of freedom। तो हर किसी डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली एनर्जी एसोसिएटेड, और वो एनर्जी एसोसिएटेड जो है वो किसके बराबर, इस आई के बराबर है, इंटरनल हाफ ऑफ के टी के बराबर। लेकिन ये जो हाफ ऑफ के टी जो होगा, दिस इज़ फॉर पर मॉलिक्यूल, दिस इज़ फॉर पर मॉलिक्यूल के लिए, ओके। अगर ये पर मॉलिक्यूल के है, और एक चीज़ यहाँ पर समझते हैं, अगर ये पर मॉलिक्यूल के लिए, सर ये हमें समझ आ गई है किसके लिए, इट इज़ फॉर पर मॉलिक्यूल। अगर ये पर मॉलिक्यूल है, अगर मुझे पर मोल निकालना है, पर मोल हम बता सकते हैं किसके बराबर होगा, सर पर मोल अगर मुझे निकालना है तो मैं बता सकता हूँ इंटरनल एनर्जी, या फिर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम भी ले सकते हैं, कोई इंटरनल एनर्जी यू ही लेंगे। तो ये 1/2 के, इसको मल्टीप्लाई नहीं करूँगा इंटू टी, क्यों एन को मल्टीप्लाई, क्योंकि पर मॉलिक्यूल हमारे पास एक मॉलिक्यूल होगा, तो एक मॉलिक्यूल में मैं Na 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स लूँगा, इतने एटम्स लूँगा इस मॉलिक्यूल के, मतलब इतने मॉलिक्यूल्स लूँगा। एक मॉलिक्यूल था, अगर इस एक मॉलिक्यूल में मैं और 6.02 मॉलिक्यूल सॉरी ऐड करूँगा, मॉलिक्यूल्स ऐड कर एटम्स नहीं मॉलिक्यूल्स ऐड करूँगा, तो देयरफॉर ही मुझे मिल जाएगा 1 मोल। ये किसके 1 मोल के बराबर आएगा, सो ये चीज़ मुझे किसके बराबर आएगा, या मुझे पर मोल, क्या आएगा, पर मोल। और एक चीज़ अब यहाँ पर याद रखना है, दैट R/Na जो होता है वो बराबर होता है KT के बराबर, सॉरी, ठीक है। अब जो K होगा, फिर K इंटू Na किसके बराबर, तो R किसके बराबर होगा, R बराबर होगा K इंटू Na, ये भी आपको पता रहना चाहिए। ओके सर जी, यस सर, ये हो गया दो चीज़ हमारा करेक्ट, ओके। तो देयरफॉर मैं यहाँ पर और देयरफॉर क्या बता सकता हूँ, 1/2 KNA की जगह ROT। शायद आपको एग्जाम क्वेश्चन, आपको जब टीचर्स पढ़ा रहा हो आप समझ नहीं होगा, सर ये KNA से R कहाँ से आ गया, ठीक है। अब शायद आपको समझ आ गया ये KNA से R कहाँ से आ गया। और एक चीज़ आप याद रख सकते हो, जो R/Na जो है इसका जो वैल्यू है वो बराबर होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल्स पर केल्विन, ओके, ये चीज़ होता है। और ये सारा चीज़ के बराबर होता है, क्योंकि के का वैल्यू क्या आता है 1.38 इंटू 10⁻⁻2 जूल्स पर केल्विन, ओके। सो ये चीज़ बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया जितना मुझे लगता है, ठीक है। अब हम आगे क्या कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे समझना। अब मैंने यहाँ पर एक बार मैं समराइज करना चाहता हूँ, फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, 1 मॉलिक्यूल या पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस के लिए, पहले ये चीज़ बता, आपको पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम मॉलिक्यूल गैस के लिए निकालते हैं ना, हाँ वो तो पता है आपको, ठीक है। एक मॉलिक्यूल ऑफ गैस के लिए मैंने क्या बताया, 1/2 क्या होता है, के होता है कि आर होता है, सर पर मॉलिक्यूल के लिए के होता है तो के टी होता है। और फॉर पर या फिर 1 मोल ऑफ गैस, अगर मैं उसके 1 मोल लूँगा, मतलब एन ए पार्टिकल्स इसके मॉलिक्यूल्स लूँगा, तो वो किसके बराबर, 1/2 आर टी के बराबर होगा, 1/2 आर टी के बराबर होगा, ओके सर जी। सर ये दो चीज़ हमें क्लियर हो चुके हैं। अब अगर मुझे निकालना है नेट इंटरनल एनर्जी एक मोल के लिए, मतलब समझे अच्छे से, नेट इंटरनल एनर्जी
फॉर 1 मोल। अच्छे से समझना मैं कहना क्या चाहता हूँ, अच्छे से समझना प्लीज़, इस चीज़ को थोड़ा आपको दिक्कत हो सकता है। देखिए अभी तक जो हम निकाल रहे थे ये वाला, ये मैं निकाल रहा था 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। दिस वॉज पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। एनर्जी एसोसिएट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है तो हर किसी डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो एनर्जी एसोसिएट होगा इतना होगा, या फिर इंटरनल एनर्जी उसके अंदर होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट एनर्जी होगा वो इसके बराबर होगा। या फिर इधर पे मैंने जो बताया मैंने और करके बताया, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों सेम ही बात बता रहे हैं कि ए डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो एनर्जी एसोसिएटेड है वो किसके बराबर है, हाफ के टी। अब ए डिग्री ऑफ फ्रीडम, हर किसी डिग्री ऑफ फ्रीडम में 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ नेट इंटरनल एनर्जी कितना होगा। अब नेट मैंने बताया नेट इंटरनल एनर्जी यहाँ पर क्या मैंने बताया सर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो उसका वैल्यू कितना बताया 1/2 kT। अब अगर हर किसी डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो एनर्जी एसोसिएटेड इंटरनल एनर्जी एसोसिएटेड इज हाफ kT। अब मुझे नेट निकालना है, टोटल जो सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम है उनके अंदर कितना नेट एनर्जी मुझे कितना आएगा, वो किसके बराबर होगा, सो बराबर होगा 1/kT। तो सही है 1/kT, तो या फिर 1/RT लेते हैं हम, 1/RT लेते क्योंकि एक मोल का ले रहे हैं ना, सॉरी मॉलिक्यूल का नहीं, 1 मोल का ले रहे हैं, 1/2 RT होगा। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे सर एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो जब मैं एफ से मल्टीप्लाई करूँगा मुझे निकलेगा टोटल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उनके अंदर जो एनर्जी एसोसिएटेड होगा वो इतना आएगा। खत्म कहानी। मुझे लगता है आपको बड़े अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ आना चाहिए, बस ये चीज़ समझ आएगा तो आगे जो भी हम पढ़ेंगे ना वो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए और उसको याद करने की ज़रूरत भी आपको नहीं है। दिस इज द थिंग, दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कंक्लूजन तक मुझे पहुंचना था एक्चुअली, ठीक है। अब देखिए अब मैं इसी तरह वापस आऊँगा अपने मोनो एटॉमिक गैस के पास, दैट इज़ मोनो एटॉमिक गैस। जो मेरा मोनो एटॉमिक गैस है उसके अंदर आपको याद हो मैंने बताया था जो हमारे पास किसके बराबर होता है, 3n के बराबर होता है। सो n यहाँ पर 1 होगा तो देयर फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके अंदर कितने होते हैं, तीनों के तीनों ट्रांसलेशन होते हैं। सो अगर मुझे इसके अंदर नेट इंटरनल एनर्जी निकालना होगा, नेट इंटरनल एनर्जी होगा निकालना होगा पर मोल के लिए, तो f कितना है, 3 है, 3/2 RT के बराबर देगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जिससे आपको क्वेश्चन बनते हैं, ओके। सो मुझे लगता है अब आपको ये चीज़ क्रिस्टल क्लियर होगा कहाँ से आया होगा। अब इसको याद करने की जरूरत है नहीं सर, हमें बस ये याद है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या, और ये वाला फॉर्मूला तो पहले से याद रह चुका है क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट ले लिया है, ओके। नेक्स्ट हम बताते हैं, फर्स्ट हो गया मोनो एटॉमिक, सेकंड हो गया हमारे पास डाई एटॉमिक, हाँ मोनो एटॉमिक के बाद डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक के साथ हम क्या बताते हैं, डाई एटॉमिक, या फिर हम बताते हैं ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक लीनियर, ट्राई एटॉमिक लीनियर होगा। अब ट्राई एटॉमिक लीनियर के लिए हमने क्या बताया सर, इसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होते हैं, ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल, और बाकी जो बचते हैं 3n-1। सो देयर फोर सर जी वो हमारे पास क्या होता है, वाइब्रेशनल होते हैं। सो हम ऐसा केस लेते हैं कि रूम टेम्परेचर ले रहे हैं, हम हाई टेम्परेचर नहीं ले रहे, ठीक। उस केस में हमारे बताते हैं एफ का वैल्यू 5 होता है एक्चुअली, तो देयर फॉर यू हमारे पास होगा 5/2 RT के बराबर रहेगा, ओके। और एक चीज़ हमारा क्लियर हो गया। अब हम थर्ड की बात की याद करें, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, रूम टेम्परेचर, हम यहाँ पर हाई टेम्परेचर नहीं ले रहे, ओके। थर्ड में बात कर रहा हूँ ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर, या फिर मैं बात कर रहा हूँ हमारे किस चीज़ की सर, हाँ पॉली एटॉमिक गैस, ओके। ये है, ये भी है गैस, ये भी है गैस, ओके। तो इनके लिए हम क्या बताते हैं सर, इनके लिए भी हम ये सेम बताते हैं, तो एफ का वैल्यू होगा वो 6 होगा, मतलब 3 ट्रांसलेशन और 3 रोटेशनल होंगे। सो यू हमारे पास कितने बराबर है, 6/2 RT। सो 6/2 RT हमारे पास आएगा 3 RT के बराबर। सो बड़ा ईजी है, तो यू का वैल्यू 3 RT आया, तो ये किसके बराबर आएगा, 3 RT के बराबर। सो यू का वैल्यू 3 RT आया, यहाँ पर यू का वैल्यू 5/2 RT आ गया, और यहाँ पर यू का वैल्यू 3/2 RT आया। ये था सबसे इंपॉर्टेंट। सो इधर तक जो था हमारा अच्छा खासा इंपॉर्टेंट था। अब आगे जो हम और एक चीज़ पढ़ रहे हैं जो बड़ा ईजी होगा अब आपके लिए, ठीक है, जो अब मसाला होगा आपके लिए, ठीक, कुछ नहीं है कि अब हम देखते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। ये जो हम पढ़ रहे हैं मोलर हीट कैपेसिटी तो मैंने पिछले वाले एक वीडियो बनाया है, उसके अंदर मैंने इसको अच्छे तरीके से समझा है। जब हमने डेरिवेशन किसका किया था, CVm और CPm का इज इक्वल टू आर, या CV-CV इज इक्वल टू आर, उसका जब डेरिवेशन किया था तो उसके अंदर उसके बारे में हमने उसके बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो उसको हम और रिपीट नहीं करने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्टिल अगर आपको बताना है तो मैं बता सकता हूँ। जो मोलर हीट कैपेसिटी होता है वो हम CM से डिनोट करते हैं। ये बताता है हीट कैपेसिटी पर मोल कितना है, Q/m एंड डेल्टा V मतलब होता है पर मोल हमारा हीट कैपेसिटी कितना होगा, उसी को बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। अब जो हमारा DU होता है, DU जो होता है वो बराबर होता है NCVm DT के बराबर होता है। DT टेम्परेचर होता है, यू हमारा इंटरनल एनर्जी होता है, एन होता है नंबर ऑफ मोल्स, NCVm होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये क्या होता है, ये होता है मोलर हीट कैपेसिटी कहाँ पर, वॉल्यूम जब हमारा कांस्टेंट रहता है, ये हमें पता है, ओके। अरे ये नहीं पता तो ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा मेरे को समझाने में, तो हमारे पास कम ही टाइम बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ CVm, तो CVm किसके बराबर है, इसको थोड़ा लिखते हैं। CVm आ जाएगा मेरे पास 1/n du/dt,
डी यू बाई डी टी। ओके सर, अब यहाँ पर डी यू, एक्चुअली यू का अब यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करना है। क्या कर रहे हैं, एक जनरल वैल्यू जो था दैट वाज, दिस वाज द जनरल वैल्यू। वो क्या था, वो था 1/2 आर टी मल्टीप्लाई बाई एफ, 1/2 आर टी मल्टीप्लाई बाई एफ, 1/2 आर टी मल्टीप्लाई बाई एफ। ओके, सिंस ये हमारे पास मोलर हीट कैपेसिटी है, सो यहाँ पर भी मुझे लेना पड़ेगा एन मोल्स। तो मैं यहाँ पर इंटरनल एनर्जी जो मैंने लिया था यहाँ पर, कहाँ गया वो, एन मोल्स के लिए मैंने नहीं लिया था शायद, फॉर 1 मोल के लिए ये था F/2 RT। अगर हम एन मोल्स ऑफ गैस के लो, एन मोल्स ऑफ गैस के लिए वो भी हम निकाल से, उसमें क्या ही मसला है, ठीक है। तो एन F/2 RT होगा। ओके, तो ये चीज़ भी ईजी है, मतलब 1 मोल के लिए 1 इंटू F/2 RT के बराबर, तो एन मोल्स के एन F/2 RT के बराबर, तो ये तुम्हें पता है। सो यहाँ पर सिंस एन मोल्स के लिए हम इंटरनल एनर्जी यहाँ पर लिख रहे हैं, एन मोल्स है तो इंटरनल एनर्जी भी हम एन मोल्स के लिए लिखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, 1/n इज इक्वल d/dt किसका है, लेकिन n यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी है वो किसके बराबर है, जनरल हर किसी के लिए n F/2 RT के बराबर होगा, n F/2 RT के बराबर होगा। अगर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर हर कोई चीज़ यहाँ पर कांस्टेंट है, तो यहाँ पर आएगा n F/2 R, तो T और T से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू T है तो 1 आ जाएगा। सो n, और यहाँ पर है 1/n। ओके, सो n से n कटा, सो CVM हमारे पास F/2 R के बराबर आया। ये भी एक कंक्लूजन पॉइंट था जहाँ तक मुझे पूछने के लिए इतना ज़्यादा करना पड़ा। ओके, इसी तरह से अगर मैं बात करूँगा कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, तो बेटा जी अब मैं अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर के ऊपर बात करूँ तो CPM होगा, डायरेक्टली मैं पूछता हूँ CPM को ऊपर 1/n dH/dt के बराबर होगा, और DH हमारे पास किसके बराबर होगा, जल्दी से लिखते हैं सर, वो हमारे पास चेंज इंटरनल एनर्जी प्लस डेल्टा यू प्लस, हम बता सकते हैं डी यू प्लस पी डेल्टा वी, डेल्टा पी वी के बराबर। अब पी वी हमारे पास किसके बराबर होता है, आइडियल गैस है तो पी वी किसके बराबर होगा, NRT मैंने पहले ही बताया, तो इधर पे हम लिख सकते हैं NRT, यस सर, तो NRT, तो चेंज कोई भी नहीं आएगा क्योंकि सारे के सारे यहाँ पर कांस्टेंट है। ओके, डिवाइड बाय डेल्टा टी कर देंगे। ओके, सो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर आ जाएगा 1/n du/dt, सारे के सारे कांस्टेंट है तो t से t कटेगा यहाँ पर, तो बचेगा प्लस NR। ओके, यस सर, कोई दिक्कत नहीं सर। सो 1/n ये ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। du/dt हमारे पास किसके बराबर है सर, 1/n, अभी देखना ना du/dt किसके बराबर है, 1/n 1/n F/2 R, n F/2 R के बराबर आ रहा है, du/dt का वैल्यू प्लस आ रहा है NR, n से n कटा तो यहाँ पर आएगा F/2 R प्लस R, तो CPM का वैल्यू हमारे पास F/2 R प्लस R आ रहा है, ठीक है। तो उसका डेरिवेशन बहुत ईजी है, ठीक है। मुझे लगता है आपको थोड़ा दिक्कत आया होगा, एक बार समझाता हूँ। हमने क्या किया, हमें पता है DH बाई जो DT है वो बराबर होगा, पहले ये समझते हैं DH किसके बराबर होगा, DH, या फिर हम सिंपली पता है H जो होगा वो बराबर होगा U प्लस PV के बराबर होगा, क्योंकि हम अब ये हमारे पास DH/dt है तो ये किसके बराबर आएगा, D/dt ऑफ U प्लस D/dt ऑफ PV। सो du/dt का वैल्यू अभी हमने देखा कैसे निकालते हैं, वो तो समझ के, अब इसका कैसे हमें पता है, इसके लिए हमारे पास एक आइडियल गैस है। सो आइडियल केस के लिए PV होता है NRT के बराबर, सो यहाँ पर N और R कांस्टेंट रहेंगे, तो हमारे पास D/dt ऑफ NRT आएगा, कहाँ पर सर, PV की जगह हमने NRT पुट कर दिया, ठीक है। सो ये आया तो NR कांस्टेंट, तो NR बाहर आ जाए तो बचा DT/dt के ही टेम्परेचर के रेस्पेक्ट, तो ये 1 आ जाएगा। सो इसलिए हमने जो आइडियल गैस के लिए हमने बताया, जो अब हमारे पास जो DH/dt है ये किसके बराबर है सर, DH, ये हमारे पास जो DH/dt है बेटा जी ये किसके बराबर है सर, हमारे पास पहले तो आया ये F/2 R के बराबर, और F/2 R प्लस R के बराबर। अब इस DH/dt को मैंने यहीं पर यही मतलब लिखा, एंड पे बताया, मतलब DH/dt किसके बराबर होता है, तो इस तरह CPM का वैल्यू पुट कर दिया, तो इसलिए CPM का वैल्यू आ गया, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए DH किसके बराबर। और ये पिछले वीडियोज़ के अंदर मैंने बताया है, उन्हें जब मैं वो डेरिवेशन किया था, CP माइनस CV इन CP माइनस CP इक्वल R क्या। ओके सर जी, यस। अब इसी का मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आप इसका एक टेबल बनाना, टेबल क्या बता रहा हूँ मैं, यहीं से बता रहा हूँ, आपको बस फिलअप करना है। पहला होगा, कमेंट में भी आप लिख सकते हैं, मोनो एटॉमिक गैस। सेकंड होगा
डायटमिक, या फिर हम बता दें नॉन लीनियर ट्राई। थर्ड में बता रहा हूँ ट्राई, यहाँ पर ट्राई लीनियर है, और यहाँ पर लीनियर लेता हूँ, यहाँ पर ट्राई नॉन लीनियर हो गया, या फिर हम बोलेंगे पॉलीएटमिक गैस हो यहाँ पर। और यहाँ से बता रहा हूँ CVM निकाल दो आप, और यहाँ पर क्या है CPM। CVM और CPM कुछ नहीं करना है भाई, ये पीछे किया है वही आगे यहाँ पर लिखना है, ओके। और यहाँ पर होगा हमारे पास R, मतलब पॉइजनस रेशो, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आप निकल देखिए, अभी बताओगे सर पॉइजनस रेशो R किसके बराबर। पिछले वीडियोस के अंदर मैंने बताया है, जो मैंने दिखाया आपको, दैट R होता है इट इज इक्वल टू CVM बाई CPM, CPM बाई CVM, CPM बाई CVM के बराबर होता है। और ये भी आप याद रख सकते हो, CPM माइनस CVM हमारे पास R के बराबर होता है, जो मैंने पहले डेराइव करके दिखाया आपको। इसी को हम क्या बताते, इसी को हम बोलते हैं पॉइजनस रेशो। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो आप इसको फिल कर सकते हो, या फिर मैं काम ही करता हूँ, मैं इनको खुद ही फिल करता हूँ। CVM फॉर मोनोएटमिक गैस कितना होता है 3/2R, फॉर डायटमिक गैस होता है 5/2R। इसलिए ट्राइएटमिक के लिए हमारे पास टोटल 6 होता है, 6/2 होगा 3RT, ओके 3RT। वही हमारे CPM के होगा 3/2, R को प्लस कर तो R तो निकल जाएगा, तो आएगा 5/2R, 5/2R। और इधर पे करेंगे 5/2R प्लस R से करेंगे तो 5 to 6 7, तो 7/2R के बराबर आएगा। 3RT तो 4RT के बराबर, 4RT सॉरी TR के बराबर आएगा। सो अब R निकालना है बस CPM/CVM, तो इजीली निकल जाएगा। देखते हैं आपको होमवर्क, आप लिख सकते हो कमेंट के अंदर, सर 1 का आंसर ये, 2 का आंसर ये, 3 का आंसर ये। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ऐसी अच्छे वीडियोज़ के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।